सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अतिलक उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। आज यहाँ पर हम पार्ट सेकेंड के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है। दोस्तों, पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से, और आपके एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके कोर्स में यहाँ पर है ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, खेल विधि का जनक कौन है? खेल विधि के जनक फ्रॉबेल माने जाते हैं और फ्रॉबेल किंडरगार्टन विधि के भी जनक हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? देखिए सेम वही क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल हैं। तो खेल विधि के जनक फ्रॉबेल, किंडरगार्टन विधि के जनक भी फ्रॉबेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ड्रॉप आउट बच्चे कौन है? दोस्तों, ड्रॉप आउट बच्चे वे बच्चे होते हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। ठीक है, मतलब वो स्कूल आते ही नहीं है, वो शिक्षा से दूर है। रहने का मतलब कि उनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, या फिर माता पिता शिक्षित नहीं है कि वो इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में ला करके पढ़ाएं। तो ये जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा का लक्ष्य है, जो हर एक बच्चे का 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे का शिक्षा मौलिक अधिकार है, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है ड्रॉप आउट बच्चों की वजह से। तो ड्रॉप आउट बच्चों को भी किस तरीके से हम विद्यालय में लाएं, किस तरीके से उन्हें पढ़ाएं, इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं का नतीजा है कि आज मैक्सिमम ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर वो विद्यालय में आकर के एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता हैं। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता हैं फ्रॉबेल, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? दोस्तों, विद्यालय को बाल भवन किसने कहा है, ये आप याद रखिएगा। क्या पता इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि ये 2015 में पूछा गया है। तो विद्यालय को बाल भवन किसने कहा है? गीजूभाई बधेका ने कहा है। और आपको पता है विद्यालय को बाल उद्यान किसने कहा है? तो जब बाल उद्यान का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि राइट आंसर क्या है। बाल उद्यान पर राइट आंसर हो जाएंगे फ्रॉबेल, और बाल भवन पर राइट आंसर हो जाएंगे गीजूभाई बधेका। तो ये आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाल उद्यान किसने कहा? विद्यालय को फ्रॉबेल ने कहा। और बाल भवन किसने कहा? गीजूभाई बधेका ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में 1969 यानी कि 1969 में लागू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है। तो ये है निःशुल्क शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि हर वर्ग के, हर तबके के बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। तो घरेलू कार्य कराना कहलाएगा बाल श्रम, यानी कि एक निश्चित आयु स्तर से कम मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर उनके कल कारखानों में काम कराया जा रहा है, जोखिमपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं, तो ये बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों पूछा है परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो ये सब शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 61 है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर समान रूप से दिए जाएं और सभी बच्चे विद्यालय में एक साथ रहें, सबके साथ समान व्यवहार हो, सभी के बीच एकता हो, तो इसे हम कहेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सभी के लिए समान रूप से शिक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? विद्यालय या समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के, यानी कि ये आदमी है, ये औरत है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। इन सब सोच से परे रख करके हमें लैंगिक समानता की बात करनी है, यानी कि कोई भी लिंग हो वो समान है। जैसे कि आप किसी भी कार्यालय में काम कर रहे हो, चाहे वहां पर आदमी हो चाहे औरतें हो, सभी का जो वेतन है वो क्या होगा? इक्वल हो, समान हो और सभी से समान रूप से व्यवहार हो। ये नहीं कि ये औरत है, ये आदमी है, इस तरीके का व्यवहार नहीं, क्योंकि वहां पर सभी लोग क्या है? वहां पर सभी लोग हैं सहकर्मी, क्योंकि वहां पर सभी लोग समान कार्य कर रहे हैं, समान कार्य के लिए सबको समान वेतन मिल रहा है। तो लैंगिक असमानता वहां पर होनी नहीं चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? लैंगिक समानता होनी चाहिए। और आप देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया 2015 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, डायट का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डायट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, एनपीआरसी का पूरा नाम। एनपीआरसी का मतलब होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ एनपीआरसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि पूरा एक जिला है, जब आप शिक्षक बनोगे तो आपको आसानी से और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, मान लीजिए आपका ये जिला है, मान लीजिए ये आगरा जिला है, आगरा जिले में आपको अपने शिक्षा विभाग की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो ये जो आपका पूरा आगरा डिस्ट्रिक्ट होगा, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट कई सारे ब्लॉक में बटा होगा, कई सारे ब्लॉक में बटा होगा। अब ये ब्लॉक क्यों बनाए जाते हैं? अलग अलग ब्लॉक में बटा होता है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। कौन होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बीएसए। ठीक है। इसके बाद ये जो अभी मैंने आपको ब्लॉक बताया, ये जो ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं, ब्लॉक संसाधन केंद्र ढेर सारे होते हैं हर जिले में। तो ये जो ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है, इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है एसडीआई, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है। अब खंड शिक्षा अधिकारी, अब यहाँ पर दोस्तों जितनी भी चीजें बच्चों का, जो भी बच्चों के लिए संसाधन आते हैं, चाहे बच्चों की किताबें हों, बच्चों के ड्रेस हों, बच्चों के लिए जितनी चीजें आती हैं सब यहाँ पर ब्लॉक संसाधन केंद्र में आती हैं और यहाँ से किताबें पहुंचती हैं एनपीआरसी। अब ये एनपीआरसी क्या होता है? एनपीआरसी एक विद्यालय होता है। ठीक है। उसी विद्यालय के किसी प्रधानाध्यापक या किसी टीचर को चुन लिया जाता है और उस एनपीआरसी के अंतर्गत कम से कम 15 से 20 स्कूल या इससे भी ज्यादा स्कूल उसके अंडर में आते हैं। बीआरसी केंद्र होता है, इससे एक स्कूल अटैच होता है जहां पर ये सारे संसाधन उस स्कूल में आते हैं और उस स्कूल से बाकी सारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनपीआरसी का रोल होता है, एनपीआरसी का भी रोल ऐसे इसी तरीके से होता है कि वो सभी विद्यालयों में सारी चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं, सारे संसाधन पहुंच रहे हैं कि नहीं, जो भी चीजें आ रही हैं बीआरसी से एनपीआरसी पे, वो एनपीआरसी यानी कि जो संकुल होते हैं, संकुल का ये कर्तव्य होता है कि वो सभी स्कूलों तक इन सभी चीजों को, सभी सुविधाओं को पहुंचाएं जो भी बच्चों के लिए सामान आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जिले की संरचना होती है। तो अब इसके बाद दोस्तों चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का, ग्राम, जब कोई चीज ग्राम गांव से रिलेटेड होगी तो ग्राम शिक्षा समिति, सबसे पहले गांव आगे आ रहा है, तो गांव में सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम शिक्षा समिति का। और इसका जो सचिव होता है, अब यहाँ पर शिक्षा, दूसरे नंबर पर शिक्षा आई, तो शिक्षा में सबसे बड़ा कौन होगा? अगर प्राइमरी विद्यालय की बात करें तो वहां का प्रधानाध्यापक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन हो जाएगा? प्रधानाध्यापक। तो ग्राम से आपको याद रखना ग्राम प्रधान और शिक्षा से प्रधानाध्यापक। तो ग्राम शिक्षा समिति में अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव होता है प्रधानाध्यापक। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ है?
हिंदी संस्थान कहाँ है? तो हिंदी संस्थान बनारस में है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो मठ में प्रवेश से पूर्व प्रवज्या संस्कार होता था। 2015 में पूछा गया है। प्रवज्या लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, यहाँ पर बा नहीं वा रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर आदर्शवाद, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर ही फोकस किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जिस शिक्षा में किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो पाठ्यक्रम की जरूरत है, ना तो विद्यालय की जरूरत है, ना ही वातावरण की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृति में ही बच्चा सब सीखता है और इसके जो जनक हैं आप कह सकते हैं इसको, इसके जो सबसे प्रबल समर्थक हैं प्रकृतिवाद के, वो कौन है? वो हैं रूसो। तो आप नाम भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? यह विचार दिया था रूसो ने, इसीलिए इन्होंने प्रकृतिवाद का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? दोस्तों किसने की? जॉन ड्यूवी ने। और ये क्वेश्चन भी देखिए 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उन्नत करती है। यह सोच या विचार किसका है? तो यह सोच है महात्मा गांधी जी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 16 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? 2016 में पूछा गया और ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? बाल देवो भव की संज्ञा दी है गिजुभाई बधेका ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? मांटेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया है, रिपीट किया है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। भाषा और गणित भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम याद रखिएगा 2009 में पारित हुआ था और 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय क्या हैं? जल प्रदूषण को दूर करने के प्रमुख उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए।
नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सभी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी चीजें अगर फॉलो होती हैं तो जल प्रदूषण बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोका जा सकता है। अगर गंदे पानी को नदियों में जाने से रोक लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो जो पानी है उसको पहले शुद्ध किया जाए, प्योरीफाई किया जाए, उसके बाद उसको नदियों में छोड़ा जाए, तब वो तो ठीक है। लेकिन अगर जो कल कारखानों से गंदा पानी आ रहा है या घरों से, गाँव से, शहरों से जो गंदा पानी घरों से निकल करके आ रहा है, वो सभी अगर नदियों में मिला दिए जाएंगे तो नदी का पूरा पानी क्या होगा, पूरा क्या होगा, सब गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके के प्रबंध किए जाएं कि जल प्रदूषण को कम किया जाए। आप देखिए 16 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, 19 में भी। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे मिले होंगे जो 16 में भी पूछे गए हैं, सेम वही क्वेश्चन 19 में भी पूछे गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होते हैं उनको आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1986 में, और ये आपके एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट की दृष्टि से भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप देखिए फिर यहाँ पर 16 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, 19 में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बालिका शिक्षा में पहली समस्या ये होती है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या होती है। मतलब यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेद होने लगता है। तो लड़कियों की, लोगों को लगता है कि लड़कों की शिक्षा ज्यादा जरूरी है, लड़कियों की शिक्षा कम है। तो शैक्षिक अवसरों की यहीं पर समानता किसमें बदल जाती है? असमानता में बदल जाती है। इसके अलावा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव है। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि लड़कियों को बहुत अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए, या इस तरीके का क्या करेंगे यदि पढ़ लिख करके। तो ये सोच अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज में जिनकी सोच ऐसी है। वैसे मैक्सिमम लोग तो आप समझ चुके हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको समान रूप से शिक्षा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी लोग, जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा, जो भी मेहनत करेगा, वो नौकरी करेगा, चाहे लड़की हो लड़का हो। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ये समझ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी इस तरीके की भावनाएं होती हैं। तो ये समस्याएं जब तक समाज से नहीं बाहर होंगी तब तक समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं दो घरों को रोशन करती है। अपने अपने परिवार में तो लोगों को शिक्षित करेगी ही, जिस परिवार में वो जाएगी शादी ब्याह के बाद, उस परिवार की भी उस समस्याओं को भी वो दूर करने में काबिल रहेगी जब वो शिक्षित रहेगी। तो इस तरीके से बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। ये सभी क्या है? ये सभी मानवीय मूल्य हैं, हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि से शिक्षण की स्थापना की थी, आप सभी लोगों को पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव, सुप्रीम मैन माना। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव या सुप्रीम मैन माना। वे अद्वैतवादी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी रचना है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। तो ये आप याद रखिएगा, एजुकेशन एंड मैन और मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए अथवा जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 16 में और 18 में पूछा गया है। जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जनसंख्या एवं शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए। दूरस्थ शिक्षा का मतलब पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, और इसमें दोस्तों आप सभी को पता है ऐसे लोग इसमें पढ़ाई करते हैं जो किसी नौकरी या किसी ऐसे पेशे में होते हैं जिसमें वो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर आप किससे अध्ययन करते हो? आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अध्ययन करते हो, तो आप बिल्कुल आमने सामने शिक्षक के नहीं बैठे होते हो, बल्कि आप एक स्क्रीन पर उनको देख रहे होते हो। इस पद्धति में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीजें खुद से पढ़नी होती है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है, और इन्हीं का प्रयोग होता ही है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा आप सभी को पता है, विद्यालय से बाहर जो भी शिक्षा हम सीखते हैं वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था व साधन के स्वाभाविक स्थिति से यहाँ पर आप देखिए प्राप्त करते हैं, लिखा हुआ है। इसके बाद इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा में आप ले सकते हो बच्चा खेल के मैदान में कुछ सीखता है, क्योंकि स्कूल के बाहर जब अपने सहपाठियों के साथ या अपने आस पड़ोस के मित्रों के साथ बच्चा खेलता है, या बच्चा अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया है, वहां पर उनके बच्चों ने उसको कुछ सिखा दिया। इस तरीके से जो ये सब चीजें बच्चा इधर उधर से सीखता है, कहीं से भी सीखता है, विद्यालय के बाहर, ये सभी आते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीमीडिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव प्रोग्राम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे? प्रव्रज्या कहते थे, आपको पता है। और इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। इसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। तो 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था बौद्ध धर्म में। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। अब गुरु और शिष्य का संबंध क्या था? गुरु और शिष्य के संबंधों में देखिए, गुरु एवं शिष्य के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करते थे। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करते थे। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। तो यहाँ पर बहुत ही कठिन नियम थे संघ में प्रवेश के, जैसा कि आज के समय में इस तरीके के नियम देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर बच्चा शरारत करता था या कोई ऐसा कार्य कर देता था कि जो कि मठ के नियमों के
अनुकूल नहीं है तो उसको बाहर भी कर देते थे जो वहाँ के गुरु होते थे। तो इस तरीके से बच्चे हमेशा गुरु की बातों को मानते थे और उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन 98 है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना सन 1990 में बोलपुर में की थी। और बोलपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं: आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण से देखना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ें और हमारे सभी वीडियोस को देखें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। जितने भी वीडियोस अब तक हमने बनाए हैं आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप आसानी से देख सकते हैं सभी विषयों को। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, आपके कॉलेज का ग्रुप, जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े और लगातार ऐसे ही सभी अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलें। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।